जय हिंद साथियों। देखिए, जो आरबीएससी 10th क्लास की राजस्थान जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर फर्स्ट की, इसके अंतर्गत अभी तक हमने मेवाड़ के इतिहास तक का जो मैटर है वो कवर कर लिया है और इस एक वीडियो के माध्यम से हम मारवाड़ के इतिहास का सारा मैटर कवर करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट के अंतर्गत। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किया है अलग अलग वीडियो के अंतर्गत कि सर क्या आपने भी थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, अगर दिया था तो किस सब्जेक्ट से, क्या आपका जो जो भी दो गुना की कट ऑफ आई है इसके अंतर्गत सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो के एंड के अंतर्गत बता दूंगा। तो पहले हम इस क्लास को कंप्लीट यहाँ पर कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। किसने राठौड़ों को सूर्यवंशी माना है और उन्हें ब्राह्मण भल्ल राव की संतान बताया है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। दयाल दास जी के द्वारा राठौड़ों को सूर्यवंशी माना गया था और उन्होंने कहा था कि जो राठौड़ हैं वो ब्राह्मण बल्लराव की संतान हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और कर्नल जेम्स टॉड भी ये मानते थे कि जो राठौड़ हैं वो सूर्यवंशी हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया है? तो कन्नौज से आने वाली शाखा राठौड़ों को बताया गया है मुहनोत नैन्सी के द्वारा। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। जोधपुर के राठौड़ों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है? तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, राव सिहा। तो आप ध्यान रखिए, राठौड़ों के आदि पुरुष थे राव सिहा। इनको गढ़वाल जयचंद का वंशज माना गया है। आगे देखते हैं, मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा राव सिंह के द्वारा मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना की गई थी सबसे पहले। लेकिन ये व्यवस्थित रूप से अपने राज्य को स्थापित नहीं कर पाए थे, लेकिन सबसे पहले इनके द्वारा ही स्थापना की गई थी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाने वाला राजा है। तो ये कौन सा राजा है? ये राजा है राव चुंडा, जो कि जोधपुर के राजा थे और इन्होंने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था। पुंगल के भाटियों के द्वारा धोखे से 1423 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। किनकी? राव चुंडा की। और जो राव चुंडा है, इनकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था जोधपुर के अंतर्गत। तो देखिए, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कुछ एग्जामों के अंतर्गत ये आया हुआ भी है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो वापस देखिए, ये क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आ सकता है। रावचुंडा की पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी कहाँ बनाई है? तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, चांद बावड़ी का देखकर ही दोसा लगा लेते हैं, लेकिन आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो पढ़ना होगा सही से। रावचुंडा की जो पत्नी थी चांद कंवर जी, उनके द्वारा चांद बावड़ी बनाई गई थी जोधपुर के अंतर्गत। मारवाड़ के रणमल की हत्या उसकी किस प्रेमिका के द्वारा की गई 1438 ईस्वी के अंतर्गत? तो ये की गई थी भारमली के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मारवाड़ का जो रणमल था वो मेवाड़ के अंतर्गत मोकल का संरक्षक था। बाद में मेवाड़ के अंतर्गत रणमल का जो प्रभाव है वो काफ़ी अधिक बढ़ गया था, तो इस कारण फिर रणमल की हत्या करवा दी गई थी उसी की प्रेमिका के द्वारा, भारमली के द्वारा। राव जोधा कब मंडोर जीतने में सफल रहा? तो सही आंसर है 1453 ईस्वी के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था 1459 ईस्वी में, इसे अपनी राजधानी बनाया। चिड़िया जो टुंग पहाड़ी हैं वहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं राव जोधा के संबंध में, आप ध्यान रखिएगा। राव जोधा ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो किस मेवाड़ी राजकुमार के साथ किया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है रायमल के साथ। राव जोधा ने दिल्ली के किस सुल्तान को की एक सेना को परास्त किया था? तो देखिए, सही आंसर है बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त किया था राव जोधा ने। खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था? तो खानवा के युद्ध में मारवाड़ के जो शासक थे, उस समय शासक तो थे गंगा और भाग लेने वाले जो थे वो थे मालदेव। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो मालदेव है, इनकी पत्नी का नाम है उमादेवी, जिनको रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है।
और मालदेव के द्वारा जो विजित क्षेत्र है वो है मेड़ता, जिस पर वीरमदेव का अधिकार था, वो जीत लिया गया है मालदेव के द्वारा। बीकानेर जेतसी के पास था, तो जेतसी को हराकर बीकानेर जीत लेते हैं। खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो उस समय शासक थे राव गांगा। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता किस मारवाड़ के शासक ने की थी? तो देखिए उस समय जो इनकी सहायता की थी वो की गई थी मालदेव के द्वारा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर है। 1536 ईस्वी में मालदेव ने जैसलमेर के किस शासक की पुत्री उमादे से विवाह किया? तो देखिए जैसलमेर के शासक थे उस समय लूणकरण। लूणकरण की जो पुत्री थी उमादे, जिनको रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, इनसे विवाह हुआ था मालदेव का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मालदेव की रूठी रानी मालदेव से नाराज होने के बाद में कहाँ चली गई थी? तो ये आप ध्यान रखिएगा, तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो 1544 ईस्वी के अंतर्गत जेता वकुपा और जो शेरशाह सूरी है इनके मध्य में ये हुआ था। इसके अंतर्गत शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल के साथ विजय पा लेता है और अंत के जो ये युद्ध अंत हुआ था उस समय ये कहता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये युद्ध ये हार भी जाता अगर जेता कुंपा पर जो मालदेव है वो अविश्वास नहीं दर्शाता। मालदेव ने इन दोनों पर अविश्वास जताया और मालदेव युद्ध छोड़ के चला गया था। बाद में इन दोनों ने लड़कर शेरशाह को पूरा हिला दिया था, लेकिन अंत में ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मालदेव की मृत्यु कब हुई? तो सही आंसर है 1562 ईस्वी के अंतर्गत। मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो देखिए मालदेव का सबसे बड़ा जो पुत्र था वो था राम, उसके बाद में उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, और तीसरे नंबर का जो पुत्र था वो था चंद्रसेन। तो मालदेव के द्वारा राम और उदय सिंह को अपना उत्तराधिकारी न बनाया गया, बल्कि चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया था। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन 1564 ईस्वी में सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में चला गया? राम, उदय सिंह, चंद्रसेन या फिर कोई नहीं? तो देखिए जो सबसे बड़े पुत्र थे मालदेव के राम, वो अकबर की शरण में चले गए थे सहायता के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1564 ईस्वी में अकबर ने किसके नेतृत्व में जोधपुर में एक सेना की टुकड़ी भेजी थी? तो सही आंसर है हुसैन कुली खान के नेतृत्व में। और तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब ये टुकड़ी भेजी तो जो चंद्रसेन है, चंद्रसेन को वहाँ से फिर जोधपुर छोड़ना पड़ा था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाद में देखिए अकबर ने 1570 ईस्वी में अपना नागौर दरबार लगवाया था, उसके अंतर्गत चंद्रसेन को भी बुलाया गया था। चंद्रसेन नागौर दरबार के अंतर्गत गए भी थे, लेकिन चंद्रसेन ने जो अकबर है, अकबर का राम और उदय सिंह के प्रति झुकाव देखने के बाद में उन्होंने नागौर दरबार को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया और वहाँ पर वो दरबार छोड़कर वापस चले गए थे। बिना अकबर से मिले वो वापस चले गए थे। इस कारण अकबर चंद्रसेन से नाराज हो गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों के अंतर्गत पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। चंद्रसेन 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद कहाँ चले गए? तो देखिए सही आंसर है भद्राजुन चले गए थे चंद्रसेन। तो आप ध्यान रखिएगा। चंद्रसेन के साथी कौन कौन थे? तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, रावल, सुखराज, सूजा और देवीदास। किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है? तो देखिए सही आंसर होगा चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नीचे वाले फैक्ट भी आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चंद्रसेन जोधपुर छोड़ने के बाद में सबसे पहले भाद्राजून, उसके बाद में सिवाना, फिर रामपुरा, पीपलुद और जो कनौजा की पहाड़ियाँ हैं उनके अंतर्गत विचरण करते हैं। उसके बाद में वो आगे सिरोही और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंतर्गत चले जाते हैं और अंत में 1581 के अंतर्गत उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानते हैं अकबर के सामने। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस अवधि के मध्य मारवाड़ खालसा सीधे मुगल केंद्र के अधीन क्षेत्र था?
तो सही आंसर है 1581 से लगाकर 83 के मध्य। अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को मुगल अधीनता में कब जोधपुर का शासक नियुक्त किया? तो देखिए सही आंसर है 1583 के अंतर्गत। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। 1587 में जो मोटा राजा उदय सिंह है, इन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गुस्से का जो विवाह है वो जहांगीर से किया, और इन दोनों का जो बाद में पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया था खुर्रम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गज सिंह के बाद जोधपुर का शासक कौन बना? तो देखिए गज सिंह की वाइफ का नाम था अनारा बेगम। अनारा बेगम के डिमांड पर, ठीक है, गज सिंह ने जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक बनाया था। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर के अंतर्गत हुआ था। शाहजहां ने 4000 का मनसब प्रदान किया था। शाहजहां ने आसोप ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया था। तो ये जो फैक्ट है ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से जसवंत सिंह के संबंध में गलत कथन कौन सा है वो बताना है। 1645 ईस्वी में इन्हें आगरा का प्रबंध सौंपा गया। 1648 में कंधार अभियान पर भेजा गया। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार बनाया गया। देखिए जसवंत सिंह के संबंध में गलत कथन है। देखिए इन्होंने धर्मत के युद्ध में दारा का साथ निभाया था, ना कि औरंगजेब का। तो इस कारण बाद में औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य में मनमुटाव था, जिसको बाद में जो मिर्जा राजा जय सिंह है उनके द्वारा दूर किया गया था। धर्मत के युद्ध में किसके विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई? तो सही आंसर है कासिम खान के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई थी, और इसी दारा का साथ दिया था जसवंत सिंह ने। किनकी मध्यस्थता के कारण औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य मनमुटाव कम हुआ था? तो सही आंसर है मिर्जा राजा जय सिंह। किसकी सहायता के लिए जसवंत सिंह को 1662 ईस्वी में दक्षिण भारत में भेजा गया? तो देखिए सही आंसर है यहाँ पर शाइस्ता खान की सहायता के लिए। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कब काबुल भेजा? तो यहाँ पर सही आंसर है 1673 ईस्वी के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद के अंतर्गत होती है 28 नवंबर 1678 को। सूरत सिंह, नरहरि दास, नवीन कवि और बनारसी दास किन के समय के विद्वान हैं? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, और देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आरएस के एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये सभी विद्वान थे जसवंत सिंह के समय। जसवंत सिंह का मंत्री कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर है मुहणोत नैणसी जसवंत सिंह का मंत्री था। नैणसी ने नैणसी रिख्यात मारवाड़रा परगनारा विगत नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी फैक्ट थे वो सभी मैंने आपके सामने रखे हैं मारवाड़ के इतिहास से संबंधित। तो अब देखिए, जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि इस बार जो मैंने रीट मेंस का एग्ज़ाम दिया है वो किस सब्जेक्ट से दिया है। तो देखिए अधिकतर स्टूडेंट मुझे जानते हैं एसएसटी के वजह से, लेकिन इस बार मैंने एसएसटी से पेपर नहीं दिया है। और अधिकतर स्टूडेंट का जो कमेंट था वही था कि सर आपका एसएसटी में क्या स्कोर रहा है, तो फिर मैं उनको बता भी नहीं पाया। मैंने इस बार जो अपना पेपर दिया है वो इंग्लिश के अंतर्गत दिया है। हालांकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी इंग्लिश से तैयारी की और इंग्लिश से दिया। इसके अंतर्गत देखिए अभी जो 2 गुना की सूची आई है इसके अंतर्गत तो चयन हो गया है, लेकिन फाइनल का कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी जो बोर्ड है उसके द्वारा फाइनल आंसर की भी आनी है, और उसके अंतर्गत अगर क्वेश्चन के आंसर चेंज होते हैं तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो मेरे अंक हैं वो बॉर्डर लाइन पर हैं। ऐसा कह सकता हूँ कि अगर 2 प्रश्नों के भी आंसर चेंज हो गए तो शायद मुश्किल होगा इस भर्ती के अंतर्गत। और देखिए कट ऑफ काफ़ी अधिक रही है, उसका मेन कारण मैंने आपको पहले ही बताया था। एक तो है बैकलॉग के पद, और दूसरा रीज़न है वो ये भी हो सकता है कि कुछ न कुछ धांधलियाँ तो हुई होगी, क्योंकि जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इंग्लिश की कट ऑफ उससे काफ़ी अधिक हाई गई है। तो अभी देखते हैं जो भी होगा। हमारा काम था अच्छे से मेहनत करके पेपर देना, वो हमने किया है। अगर सिलेक्शन होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी
मेरे लिए भी और आपके लिए भी अब जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। और अगर आपको उसमें चयन पाना है या फिर आपको कौन सी भी भर्ती के अंतर्गत चयन पाना है, मैं मानता हूँ कि आपको कम से कम 1 साल की प्रिपरेशन चाहिए अच्छे से। और जब भी आपका देखिए एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के अंतर्गत स्टूडेंट गलती करते हैं। गलती ये होती है कि वो काफ़ी अधिक पढ़ते हैं जब एग्ज़ाम के दिन पास में होते हैं। यानी कि समझे कि 2 दिन बाद में एग्ज़ाम है और रात रात भर वो सोते नहीं हैं और पढ़ते रहते हैं। उससे उनका जो दिमाग का जो प्रेशर है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है और वो पेपर सही से अटेंड नहीं कर पाते हैं। इस बार मेरे साथ भी यही हुआ कि इंग्लिश के अंतर्गत पेपर काफ़ी सरल था और मुझे जो क्वेश्चन आते थे, नॉर्मल क्वेश्चन मुझसे भी गलत हुए। और उन जो क्वेश्चन की संख्या है वो 5 से अधिक है, 5 से 6 क्वेश्चन। अगर वो 5-6 क्वेश्चन रिलैक्स मूड में होके मैं पेपर अटेंड करता तो वो सही होते तो निश्चित रूप से आज मेरा यहाँ पर चयन हो सकता था। लेकिन जो चीज़ बीत चुकी है उसमें अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट स्कोर का भी पूछेंगे कि सर आपका स्कोर क्या रह रहा है। तो देखिए, स्कोर बताने की स्थिति में अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं है, एसएसटी वाला भी नहीं है, ना ही साइंस मैथ्स वाले हैं और ना ही इंग्लिश वाले हैं। और जिनका भी रिजल्ट जारी हुआ है वो कोई भी अपना सटीक स्कोर नहीं बता सकता जब तक कि बोर्ड के द्वारा स्कोर कार्ड जारी नहीं कर दिया जाता। अधिकतर स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट है कि सर आप अपना स्कोर बताएं। लेकिन आपको खुद को ही आप सही से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपका स्कोर क्या है, क्योंकि पर्सनल डिलीट होते हैं तो उनका अंक बार बढ़ जाता है। आंसर अगर चेंज होते हैं तो भी काफ़ी सारा मैटर बदल जाता है। तो जो भी स्कोर रहेगा, स्कोर कार्ड जारी होने के बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो जो स्टूडेंट वहाँ पर ज्वाइन नहीं है वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। इन वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और देखिए, संघर्ष करिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ये 1 वर्ष है, चुनावी वर्ष, इसके अंतर्गत अगर आप वापस मेहनत करके कोई एक भर्ती पकड़ लेते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप अगर इस साल कुछ भी नहीं करते हैं, नेक्स्ट ईयर बाद में वापस आप अपने पढ़ने का मन बनाते हैं, तो आप मान के चलिए जो नई आने वाली सरकार होगी उनकी जो नई वैकेंसीज आएगी वो 2 साल के बाद में ही आएगी। यानी 2024 के अंतर्गत नई सरकार बनेगी तो आप 25 पूरा समझ लीजिए, 25 के एंडिंग तक फिर नई नई वैकेंसी आएगी। तो अभी देखिए, फर्स्ट ग्रेड के आने के आसार हैं, आरएस की भर्ती के आने के आसार हैं। अभी कॉलेज जो लेक्चरर हैं उनकी प्रोसेस के अंतर्गत हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सारी आरएमएसएसबी बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम करवाए जाने हैं वो भी काफ़ी सारी भर्तियां हैं। लेकिन आपको एक भर्ती को चुनना है और ऐसी भर्ती को चुनना है जिसके अंतर्गत कम से कम 6 महीने का गैप हो। आप 2-3 महीने पढ़कर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन काफ़ी अधिक है, उसके अंतर्गत भी रिजर्वेशन वाला मैटर है, बैकलॉग वाला है, या फिर जो भी घपले होते हैं वो होते रहेंगे। आरएस जैसी बड़ी भर्ती में भी होते हैं। रेट के अंतर्गत तो सबसे अधिक घपले होते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये वास्तविकता है और इसे हम नहीं नकार सकते। क्योंकि लोगों के पास काफ़ी सारे पैसे हैं, पैसे देखकर वो एक प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बैठा लेते हैं, चाहे मंत्री जी से हो या फिर कहीं से भी हो। तो अब उतना हमारे पास कोई ना तो कोई प्रूफ है कि हम इस पर हम कुछ ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। हमारे पास कुछ भी एविडेंस नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये भर्ती तो यहाँ पर कंप्लीट होगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत अच्छी तैयारी करके अपना चयन ले पाते हैं तो ये जो थर्ड ग्रेड की भर्ती इसके अंतर्गत आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो जो भरपाई है वो आपकी वहीं पर होगी। और अगर आपको अपना जीवन सुधारना है तो आपको ही पढ़ना होगा और आप हिम्मत नहीं हार सकते। और जो असफलताएं होती हैं वो भी काफ़ी अधिक ज़रूरी है, तभी हमें जो सफलता है, सफलता का जो महत्व, जब भी हमें सफलता मिलेगी तब हमें उसका जो महत्व है वो हमेशा ज़िंदगी पर रहेगा। तो चलिए, इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। धन्यवाद।